और सौभाग्यशाली है। जब 250 साल पहले न केवल गोपाल मंदिर के गर्भगृह पे वो लगा है, बल्कि उससे बढ़कर के महाकाल मंदिर तत्कालीन समय में मुगल सत्ता थी दिल्ली में, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी मुगल सत्ता को चुनौती देता हुआ महाकाल मंदिर का 3 स्तर का ये वर्तमान का मंदिर बाबा महाकाल महाराज की आज वो हमको उस समय चुनौती देता दिखाई दिया कि यहाँ के बहादुर लोग काल के प्रवाह में होने वाली घटना का अपने ढंग से समयोचित तरीके से हमारे उस भगवान के मंदिर के आराधना स्थल को पुनर्स्थापित करा। और न केवल उनको बल्कि हमारे स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से एक एक अध्याय में उल्लेखित एक एक मंदिर को काल भैरव, चिंतामन, बड़ा गणपति महाराज, हमारे काल भैरव महाराज, सिद्धनाथ महाराज, मंगलनाथ महाराज, सभी देवस्थानों को पुनर्स्थापित किया और उस हिसाब से किया जो स्कंद पुराण के हिसाब से। ये हमारे लिए न भूलने वाली बात है, जिसको स्मरण करना है। और उससे आगे बढ़कर और आनंद तब आता है, आपको ध्यान में आया कि जब अपने उज्जैन का गौरव का मौका आया तो मैंने भी प्राधिकरण के समय कोशिश की कि उज्जैन में 1235 में इल्तुतमिश आया होगा। उस समय हमारे काफी उज्जैन पे आक्रमण हुआ और उज्जैन नष्ट हुआ, लेकिन वो काल के प्रवाह की बात, अतीत की बात हो गई। लेकिन जब यहाँ अच्छा हो रहा तो हमारे उज्जैन के पूरे इतिहास को अपने महामृत्युंजय द्वार के माध्यम से पूरा गौरवान्वित करने वाली एक एक कलाकृति बना करके उसमें बताइए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक अब ऐसे स्थान जिनसे कोई गौरवशाली अतीत जुड़ा है, उसको सबके सामने लाने की जरूरत भी है। जैसे हेमू कालानी जी का बलिदान जहां हुआ है, लेकिन उनका पुण्य स्मरण करने में हमें इस स्थान को नहीं भूलना है। इसलिए मैं हर हालत में यहाँ आया हूँ। ऐसे गौरवशाली और स्थान है, जैसे एक स्थान गोपाल मंदिर में। गोपाल मंदिर में बाईजा महारानी ने, दौलत राव सिंधिया जी की हमारी अपने महारानी बाईजाबाई ने गोपाल मंदिर बनवाया। और गोपाल मंदिर बनाने के बाद गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जो दरवाजा लगाया है चांदी और पन्ने का, वो दरवाजा जो मोहम्मद गजनवी 1000 साल पहले लूट के ले गया था, उस दरवाजे के समय हमारे लोग कमजोर होंगे, वो ताकतवर थे, ले गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब सिंधिया वंश के लोग ताकतवर हुए, राणोजी सिंधिया, महाजी सिंधिया गए और दमदारी से अफगानिस्तान से आगे गजनी से वो दरवाजा छीन के लाए और दरवाजा यहाँ लगाए। गौरवशाली हमारे बीच गुलामी का काल था, ले गए, लेकिन जब हमने अपनी हिम्मत बहादुरी से वापस, वो आनंद हमको आना चाहिए। बात यह है कि पार्टी के स्ट्रेंथन की जो तरीके होते हैं उसमें से एक तरीका है एकजुटता का, एक साथ होने का। तो स्वाभाविक है संगठन के अंदर उसकी बात होती है। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस को तो विपक्ष की भूमिका मिली है, हमारा दायित्व है हम जनता की बात उठाएं। बीजेपी को बताना पड़ेगा क्यों नहीं दिया धान का पैसा 3100, क्यों नहीं दिया गेहूं का पैसा 2700, क्यों 3000 बहनों को नहीं दिए, क्यों 450 का गैस सिलेंडर नहीं दिया, क्यों 6000 का सोयाबीन नहीं खरीद रहे हो। मोहन यादव जी को ये बताना चाहिए ना कि आपने 2 हफ्ते पहले जनता दरबार लगाया, जनता आ गई, फरियादी आ गए, राजा वहीं घूमते रहे भोपाल में, आप क्यों नहीं गए। फिर दूसरा जनता दरबार आया तो सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाएंगे, जिन्होंने आवेदन किया सीएल हेल्पलाइन में, वही सीएम के पास आ सकते हैं। ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री का काम है। अरे आपने जनता को इतनी यातनाएं दी, क्यों भीड़ लगना चाहती है, आप जहाँ लोगों से मिलना चाहते हो, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हो। ये सवाल आज प्रदेश में है या नहीं है। आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हो, आप संविधान का अपमान करते हो, आप आरक्षण को चुनौती देते हो। इस देश का जो मूल मर्म है प्रेम प्यार मोहब्बत का, उसको आप चुनौती देते हो। 1 साल हुआ प्रदेश में 5 लाख करोड़ के कर्ज में मोहन यादव ले गए प्रदेश को। आखिर किस तरह का प्रदेश बन रहा है। जिनने सवाल पूछा उन पर भी 70,000 का कर्जा है, आपके पोते बेटे पे भी है, आपके पिता पे भी है, मेरे पिता पे है। एक भी नागरिक मध्य प्रदेश का नहीं बचा जो 60-70 हजार के कर्ज में नहीं है। क्या हालात कर दिया आपने प्रदेश में। जिस तरह की भयावहता है करप्शन की,
अरे ये पास में पिटोल टोल है, यहाँ पे लीगल टोल बंद, और अलग से अब सरकार को एक पैसा नहीं जाएगा पर उगाही चालू है। आप लोगों ने स्टिंग किया, आप लोग ही यहीं के पिटोल के आसपास के पत्रकार हैं। अभी कहते हैं अवैध शराबों के धार्मिक क्षेत्र से महेश्वर से बंद होगी, मतलब अवैध शराब बेचते रहेंगे। ये नर्मदा की पट्टी है, नर्मदा की पट्टी पे अब शराब नहीं बिकेगी। शिवराज जी ने कहा था, ये मोहन यादव जी ने भी मुख्यमंत्री बनते से कहा। क्या आप इसको, जितने पत्रकार हैं, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, क्या ईमानदारी से बताओ कि नर्मदा का कोई सा गांव ऐसा बचा पट्टी का जहां अवैध शराब नहीं बिकती हो? आखिर किस, एक मिनट सर, आपने सवाल किया तो उत्तर देने दो। एक भी ऐसा काम जो मोहन यादव जी का याद रह जाए कि एक साल में उन्होंने किया, भी महेश्वर में कैबिनेट करना चाहते हैं, पूछना उनसे। मेरे सवाल है कि नर्मदा पट्टी पे शराब बिक्री दोषी कौन? पिटोल पे टोल उगरा दोषी कौन? अवैध शराब आप नहीं बेचने दोगे और अवैध बिकेगी, दोषी कौन? कब दोगे आप 6,000 रुपया का सोयाबीन का पैसा? कब दोगे आप 2700 के गेहूं का पैसा? कब दोगे आप 3,000 लाडली बहनाओं को? कब दोगे आप 3100 के धान के दाम? कैबिनेट हो रहा, आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश में सोना किसका था। और ये चारों तरफ सोने के बिस्किट की चर्चा चल रही है, जिसके यहाँ से निकला वो आदमी कहाँ है? उसके वकील ने कहा कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, सुरक्षा दो। इसका उत्तर कौन, सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? अरे आपको ये बताना पड़ेगा कि ईडी ने छापा मारा, लोकायुक्त ने छापा मारा, इनकम टैक्स ने 300 करोड़ का जखीरा निकला। हुआ क्या? केवल गुमराह करना, झूठ बोलना। अभी 3 दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर को लेके बयान दे रहे थे। हम जब सवाल उठा, मैंने कहा कि हम उन लोगों में हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, हम उनके साथ हैं। क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हो? उस दिन से मुंह सिल गए इनके, एक शब्द भी नहीं बोले। आज नई बात लेके आए हैं। अरे हमारी पार्टी के संगठन को अच्छे से चलाने के लिए हमें अगर ग्रुपिज्म का समाप्त करना पड़ेगा तो करेंगे, और दिलेरी से करेंगे, एकजुटता से करेंगे, और बार बार बात करेंगे। और बीजेपी की जो चूल्हे हैं वो हिला के रहेंगे। बुधनी के चुनाव ने तो मतलब परिवर्तन ला दिया। बुधनी का 1,46,000 वोट का हार थोड़ा सा बच गया। एक धक्का और लगता तो शिवराज जी की लंका नहीं जाती। ऐसी स्थिति तो मैं मानता हूं कि ये तीनों उपचुनाव का जनता का मैसेज क्या था? बीजेपी ने तो जो वादे किए पूरे नहीं किए, जैसे अभी उमंग भैया ने बात की। पर हमारे लिए भी मैसेज है कि कांग्रेसी सड़क पे रहना चाहिए, कांग्रेसी विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, कांग्रेस और ताकत से इन मुद्दों को उठाए जो आम जनता के हैं। जो हम 3,000 रुपए की लड़ाई लड़ रहे थे जब विधानसभा में, सचिन, मैं, उमंग भैया, हम सब विधायक थे, तो शिवराज जी सामने बैठे थे। हमने कहा कि ये 1,700-1,800 रुपए गेहूं पुरता नहीं है, तो अब 3,000 करने चाहिए। आपने सुना होगा भाषण। तो मैं मानता हूं कि वो लड़ाई जब हम लड़ रहे थे, शिवराज जी की आंखें बोल रही, उनका चेहरा बोल रहा था, वो सामने बैठे थे। वो कह रहे थे कि भाषण देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर किसान की आवाज थी, इस नाते अंदर डर भी था। जैसे ही चुनाव घोषित हुए 2,700 रुपए कर दिया, पर दिए नहीं, वोट लेके निकल लिए पतली गली से दिल्ली। पर सोयाबीन के 6,000 रुपए नहीं मिले, तो अब सोयाबीन के किसानों को फायदा नहीं हो सकता है। अगर कपास का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिले, तो फिर किसानों का वो हक और अधिकार नहीं मिल सकता है। जो गेहूं है, अब मैं कहता हूँ 3,500 रुपए से नीचे बिकता है तो नुकसान है, मेरा ऐसा सोच है। अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। पहले सर्वेक्षण में जब त्रुटियां पाई गई तो आवास प्लस का सर्वेक्षण किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग वंचित रह गए हैं। ऐसी सूचना पर देश के प्रधानमंत्री और देश की कैबिनेट ने ये फैसला किया कि आने वाले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया जाए। लेकिन इसके सर्वेक्षण में हमारे पंचायत सचिव और पंचायत सहायक दोनों को एक सर्वे में रखा गया है। मैं उनके माध्यम से भी सर्वे आप करा सकते हैं, और सीधे भी आप आवास प्लस पोर्टल 2.0 पर भी जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। NIC का ये पोर्टल है,
और इस आवास प्लस आवास सॉफ्ट पोर्टल पर आप अपनी डिटेल्स देकर आप अपना स्वयं का पंजीयन करा सकते हैं। और भी सुविधाएं भारत सरकार ने दी है। पहले जिनके पास मोटरसाइकिल होती थी उनको आवास नहीं मिलता था, इससे उसको मुक्त किया गया है। आपको आवेदन के लिए प्रक्रिया के साथ जाना पड़ता था, लेकिन तकनीक का लाभ लें और घर बैठे अपना पंजीयन कराएं। यही आप सबसे आग्रह है, ताकि इस देश में कोई भी जरूरतमंद बिना घर के ना रहे। इस प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में आप भी योगदान करिए। भारत माता की जय। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि आप जहां पे आपका मकान है इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास मौजूद हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी ग्राम पंचायतें भी अब रोजगार के सृजन के माध्यम बन सके। हर ग्राम पंचायत में एक एक ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को लगभग पूरा किया जा चुका है। और मेरा यह मानना है कि आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां 5 से लेकर 7 लोगों को रोजगार अकेले ग्राम पंचायत दे रहा है। खासतौर पर ग्राम सचिवालय में वहां पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत है। उसी गांव का कोई पढ़ा लिखा नौजवान, उसका चयन इस आधार पर हुआ है। उस गांव में ही वह व्यक्ति गांव के लोगों को जिन कार्यों के लिए उन्हें ब्लॉक में, तहसील में और जनपद में आकर के भटकना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, ऑनलाइन वह सब उसको उस ग्राम सचिवालय में ही वो उपलब्ध करवा सकता है। एक रोजगार वह प्राप्त हुआ। गांव का वित्तीय लेन देन गांव के अंदर हो, वीसी सखी उसी गांव में मौजूद है। वह भी गांव की ही बेटी या गांव की ही बहू है। यह भी गांव में एक नया रोजगार यह भी सृजित हुआ है। गांव में फेयर प्राइस शॉप, मॉडल शॉप के रूप में वही खुले और उसमें छोटा सा वेयर हाउस भी बने। यह इसके पास बन गया, एक व्यवस्था हो गई। एक व्यक्ति को 1-2 लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है।